Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about one important component of the cytoskeleton, that is microtubules. साइटोस्केलेटन क्या होते हैं ये मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साइटोस्केलेटन बेसिकली एक नेटवर्क है प्रोटीन्स का ही जो सेल को शेप देने का काम करता है मेनली, या और भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिनको साइटोस्केलेटन रेगुलेट करते हैं। तो साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल एक फिलामेंट है या एक सिलेंड्रिकल फाइबर है जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो फाइबर है इंडिविजुअली मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल फाइबर है, हालांकि ये कैसे बना होता है स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे, बट इस एक फाइबर का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर होता है और ल्यूमेन का उसमें भी वो होता है 15 नैनोमीटर। यानी मान लीजिए ये पूरा एक सिलेंडर है तो ये लेंथ तो होती है 25 नैनोमीटर, जिसे डायामीटर हम कहेंगे, और जितना ये ओपन है, जितना ये होलो है, मानो ये इतना होलो है तो होलोनेस जो होती है वो 15 नैनोमीटर डायामीटर होती है। ये नीचे एक सिलेंडर है तो 25 नैनोमीटर तक का इनका डायमीटर है। सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्लांट्स में भी हो, एल्गी हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सब में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन यूनिट है वो ट्यूबुलिन है। यानी अभी जो मैंने ड्रॉ किया कि मान लीजिए एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का हाईली कंडेंस्ड पॉलीमर है। यानी ट्यूबुलिन यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फॉर्म करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो माइक्रोट्यूब्यूल बीइंग अ फिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअली द मोनोमर यूनिट दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन एक डाइपेप्टाइड है, एक हेट्रोडायमर है। प्रोटीन के अंदर देखो काफी सारे डोमेन होते हैं या काफी सारे पेप्टाइड यूनिट होते हैं, तो ट्यूबुलिन जो है इंडिविजुअली वो एक डाइपेप्टाइड और वो भी हेट्रोडायमर, दो अलग अलग यूनिट होते हैं। एक यूनिट होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ये कहलाता है अल्फा बीटा हेट्रोडायमर। अल्फा बीटा हेट्रोडायमर, तो अल्फा बीटा हेट्रोडायमर बेसिकली रिक्वायर है, इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर्स। तो अल्फा बीटा हेट्रोडायमर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये केवल एक यूनिट है जो फॉर्म करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को। दिस इज अ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा बीटा हेट्रोडायमर का जो वेट होता है वो 100 किलो डाल्टन है, ईच 50 किलो डाल्टन है, यानी अल्फा भी 50 किलो डाल्टन और बीटा भी, तो लगभग 100 किलो डाल्टन वेट होता है, और ये इंडिविजुअली एक हेट्रोडायमर है। यहाँ ल्यूमन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए कई एडिशनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक सिलेंडर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ट्यूबुलिन नहीं है, अब ये एक प्रॉपर सिलेंडर है। तो सिलेंडर पर, अब सिलेंडर बना होता है अल्फा बीटा इनसे ही। स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे अल्फा बीटा ने पूरा सिलेंडर बना दिया। तो इस सिलेंडर पर और भी प्रोटीन्स जो आकर अटैच होते हैं। अब कोई प्रोटीन आकर यहां अटैच होगा तो वो कई फंक्शंस के लिए अटैच हो सकता है वो इसके साथ किसी और मॉलिक्यूल को चिपकाए, हो सकता है वो इसको स्टेबिलिटी दे, ठीक है, वो हो सकता है इस पर मूव करता हो, वो एक मोटर प्रोटीन और इस पर मूवमेंट शो करते हो। तो वो सभी प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ असिस्ट होते हैं उन्हें MAP कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल असिस्टेड प्रोटीन्स। तो जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल में हम आगे बढ़ेंगे अभी वी विल सी दैट व्हाट आर सम माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एसोसिएटेड प्रोटीन्स का मतलब है वो प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर बाइंड करते हैं। लगभग दो क्लास में ही अरेंज होते हैं, MAP1 और MAP2, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन 1 और 2। तो कुछ एग्जांपल है जैसे डाइनिन्स, किटनिन्स, स्पैस्टिन, फिडगेटिन या काइनेसिन। तो डाइनिन और काइनेसिन हम पढ़ेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट मोटर प्रोटीन है। मोटर प्रोटीन का क्या मतलब होता है कि मानो हम एक फाइबर को एक रोड मान लें, तो उस पर वॉक करने वाले रोड पर इस साइड भी वॉक कर सकते हैं, इस साइड भी, दोनों अलग अलग डायमेंशंस हैं जो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, प्लस या माइनस एंड। तो दोनों और ट्रेवल करने वाले प्रोटीन्स मोटर प्रोटीन कहलाते हैं। मोटर प्रोटीन एक साइड तो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड है, या कोई और साइटोस्केलेटन के भी मोटर प्रोटीन हो सकते हैं, चाहे एक्टिन ही क्यों ना हो। एक साइड तो वो इस फिलामेंट से, यहां पर हम माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड है, और दूसरी साइड मोटर प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। जनरली हम इंट्रावेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में इसे पढ़ते हैं तो हम लिख देते हैं कार्गो, एक वेसिकल जिसमें जो है प्रोटीन्स पैक है। तो कार्गो जो है उस पर वॉक करने के लिए, किस पर, माइक्रोट्यूब्यूल पर वॉक करने के लिए मोटर प्रोटीन्स का सहारा लेता है। मोटर प्रोटीन एक तरफ माइक्रोट्यूब्यूल से लिंक है, यानी वो MAP है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये कुछ एग्जांपल है जैसे डायनेसिन या काइनेसिन, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था। माइक्रोट्यूब्यूल बनते कैसे हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अल्फा और बीटा हेट्रोडायमर से बनते हैं, कि अल्फा और बीटा एक लेंथ में जुड़ते जाएंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है। टेक्निकली हम इसको आगे समझेंगे, राइट नाउ मैं केवल एक मोनोमर से
पॉलीमर इसका बना रहा हूं, ये एक ट्यूबुलिन था हेटेरोडायमर, ये दूसरा हेटेरोडायमर था, ये तीसरा, तो ऐसे करके ये जुड़ते जाते हैं। ओरिजिनल ये था, कंजर्व्ड ये था, ठीक है। इसके ऊपर एक ही साइड में अभी मैंने जुड़े हुए दिखाए हैं कि यहां नया आया, यहां पे नया आया। हो सकता है इधर भी अल्फा बीटा आ जाते तो ये इधर भी इंक्रीज करता, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि ओरिजिनल के दोनों तरफ ऐड होते हैं। यूजुअली एक ही साइड से एडिशन होता है। मानो ये एक पेन है, ये अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, इसका फर्स्ट हाफ अल्फा है, दूसरा हाफ जो है वो बीटा है। तो इधर भी अल्फा बीटा एक और पेन आ सकता था और इधर भी अल्फा बीटा एक और पेन आ सकता था, यानी एक और हेटेरोडायमर आ सकता था। बट जनरली इसके अल्फा एंड पर, अल्फा वाले एंड की तरफ, जैसे मैं ओरिजिनल में अल्फा ले लेता हूं, इधर इधर लॉकिंग हो जाती है या कैपिंग हो जाती है। ये सब हम पढ़ेंगे कि कैपिंग हुई कैसे, बट राइट नाउ समझिए स्ट्रक्चर कैसे बना। तो यहां कैपिंग हो जाने के कारण अब जितने भी नए पेन आएंगे, यहां इस तरफ एक तरफ कैपिंग हो गई, तो सारे आने वाले नए पेन की प्रोबेबिलिटी इधर ही हो गई कि वो बीटा एंड से इस तरफ से ही आएंगे, ऊपर से। ये जो दूसरा आया जस्ट नेक्स्ट दिस वन, ये दूसरा आया, ये यहीं आया, फिर तीसरा भी इधर ही आया बीटा एंड पर। तो जिस एंड की तरफ से ग्रोइंग होती है, यानी बीटा की तरफ वाला एंड, वो प्लस एंड कहलाता है या फास्ट ग्रोविंग कहलाता है। और जिधर से एडिशन नहीं हुआ, जिधर लॉक कर दिया गया अल्फा की तरफ, वो माइनस एंड कहलाता है। तो कितना भी लंबा बन जाए पॉलीमर, सबसे ऊपर बीटा रहेगा, प्लस एंड कहलाएगा, सबसे नीचे जो ओरिजिनल था वो अल्फा रहेगा, वो माइनस एंड कहलाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चरली ये फॉर्म होता जाता है, जिसमें मोनोमर यूनिट अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है। देखिए अब अल्फा बीटा हेटेरोडायमर्स जुड़ जुड़ कर ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा एंड सो ऑन, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोटो फिलामेंट। बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा एक हेटेरोडायमर है जो एक यूनिट है, वैसी ही और यूनिट जुड़ते जाते हैं, अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, अल्फा बीटा हेटेरोडायमर एंड सो ऑन। लेंथ वेरी कर सकती है, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने अल्फा बीटा जुड़ जाएंगे तभी प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे। एक प्रोटोफिलामेंट में केवल 2 हेटेरोडायमर भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, या थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोफिलामेंट भी हो सकते हैं, सॉरी हेटेरोडायमर भी हो सकते हैं। तो हेटेरोडायमर की ये जो पॉलीमर यूनिट बनती है, ये कहलाती है प्रोटोफिलामेंट, ना कि माइक्रोट्यूब्यूल। अभी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बना है। अब जब 13 प्रोटोफिलामेंट यूनिट्स, एक प्रोटोफिलामेंट की मैं बात करूं तो एक प्रोटोफिलामेंट अल्फा बीटा हेटेरोडायमर्स से बना हुआ है। फिर एक प्रोटोफिलामेंट के जैसे भी और 13 नहीं, इंक्लूडिंग दैट वन ऑल्सो, और 12 यानी कि हम, तो टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट सिलेंड्रिकली अरेंज हो जाते हैं। मानो ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स जब अरेंज हो जाएंगे तो एक कलेक्टिव सिलेंडर बनेगा। क्योंकि एक प्रोटोफिलामेंट एक सिलेंडर नहीं है, एक प्रोटोफिलामेंट एक लीनियर चेन है। लेकिन जब 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में अरेंज हो जाएंगे और ऊपर से आप उसको देखेंगे तो वो एक सिलेंडर लगेगा। उस सिलेंडर को हम कहते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। पहले हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, उसके बाद आप इसको रिलेट कर पाएंगे। यहां एक हेटेरोडायमर था, पहले तो हेटेरोडायमर्स आपस में जुड़ते रहे, ये जुड़ गए। बीटा सबसे ऊपर है, उसको मैंने प्लस एंड कह दिया क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल था, दिस वन। ये कंजर्व्ड था, माइनस एंड की तरफ कैपिंग है, उस कैपिंग का भी अभी हम प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरफ एलोंगेशन हुआ, ये एक प्रोटोफिलामेंट बन गया, दिस वन प्रोटोफिलामेंट। फिर ऐसे ही जब 13 प्रोटोफिलामेंट, हालांकि 11 से 15 रेंज है बट यूजुअली 13 ही होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट। अब देखो एक प्रोटोफिलामेंट कौन सा है, ये है, दिस वन, इट इज इंडिविजुअली वन प्रोटोफिलामेंट, दिस इज अनदर, this is third one, fourth one and so on. Similarly when the 13, ये एक पेन इसी के जैसा और सिलेंड्रिकल मोशन में 13 पेन जब जुड़ जाएंगे तो 13 प्रोटोफिलामेंट का कलेक्शन एक माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएगा। 13 पेन जब आपस में जुड़ेंगे तो एक बहुत मेजर हिस्सा सेंटर से होलो रहेगा, उस होलो एरिया को हम कहते हैं ल्यूमन। और ल्यूमन का डायमीटर 15 नैनोमीटर होता है, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। यहां तक 15 और पूरा 25 नैनोमीटर। ऊपर से टीएस जब आप देखोगे तो ऊपर से आपको ऐसे दिखेगा, ल्यूमन है और साइड में सारे बीटा होंगे ऑफ कोर्स। बी रिमेंबर ऑल ऑफ द अपर द डायमीटर पार्ट इज बीटा बिकॉज प्लस एंड है ऊपर की तरफ। सभी प्रोटोफिलामेंट नीचे से अल्फा होंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट और वर्टिकली अरेंज है। ये इंडिविजुअली एक प्रोटोफिलामेंट था, ये जो काफी सारे था अल्फा बीटा डायमर से बनकर। फिर ऐसे दूसरा प्रोटोफिलामेंट आया होगा, तीसरा, चौथा, और वो सारे जब सिलेंड्रिकली अरेंज हो गए इस तरह से 13 के 13, तो उन्होंने जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया
वो एक माइक्रोट्यूब्यूल कहलाता है। इस तरह से आप यू कैन नेसेसरली सी दैट द बेसिक यूनिट इज अल्फा बीटा हेटेरोडायमर। यू विल आल्सो लुक अप अ कलरफुल डायग्राम सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। We'll now see here that how the microtubule is formed। तो ये एक अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है, ये अल्फा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन यूनिट है। ये इंडिविजुअली यहां देखिए दिखाए भी गए हैं। तो येलो बीटा ट्यूबुलिन द टॉप एजेस पर सारे बीटा यू कैन सी, एंड इफ यू काउंट दे आर 13। पीएस देखने पर ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट कर दोगे तो ये सारे बीटा ही तो दिखेंगे ऊपर से केवल। इफ वी आर हैविंग आईज आर देयर, यहां से हम व्यू ले रहे हैं तो, और ट्रांसफर सेक्शन है तो सारे बीटा हमें दिखते हैं। ये प्रोटोफिलामेंट क्या है? प्रोटोफिलामेंट है ये, लेट मी ड्रॉ इट। ये एक प्रोटोफिलामेंट है जो अल्फा बीटा हेटेरोडायमर से बनता हुआ आ रहा है। फिर ये दूसरा प्रोटोफिलामेंट है। तो बिल्कुल एक सिंपलेस्ट जो डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो। थर्ड वन, ठीक है। और कलेक्टिवली ऊपर से ही हम देख सकते हैं चाहे तो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन, ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स रहे होंगे। तो टोटल 13 इंडिविजुअली प्रोटोफिलामेंट्स, नॉट माइक्रोफिलामेंट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर एक माइक्रोट्यूबुल सिलेंडर जो वो बना है। तो ऑफकोर्स ये इसका प्लस एंड है, जिधर सारे बीटा है उधर माइनस एंड रहा होगा। माइनस एंड पर कैपिंग होगी, हम बार बार कैपिंग का जिक्र करते हैं, वो भी हम समझेंगे क्या होती है कैपिंग। तो नेसेसरली नए आने वाले यहां पर ही ऐड होंगे, तो यहाँ पहले अल्फा ऐड होगा फिर ऊपर बीटा ही आ जाएगा। तो इस तरह से लेंथ उनकी इंक्रीज होती रहेगी और इस तरह से पॉलीमराइजेशन भी होता रहेगा इसका। तो एक एंड प्लस एंड कहलाता है फास्ट ग्रोइंग, जहां जो है पॉलीमराइजेशन होता रहता है, और एक माइनस एंड कहलाता है जहां से पॉलीमराइजेशन नहीं होता। देखिए अभी हमने देखा कि एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बन जाता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट से बन जाता है। वो एक माइक्रोट्यूब्यूल है और उसे हम सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल बहुत कॉमन है साइटोप्लाज्म में। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहां पर आप रिलेट भी कर सकते हो कि ल्यूमन है और उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है। हर एक प्रोटोफिलामेंट का सबसे अपर मोस्ट बीटा यहां पर दिखाया गया है। तो ये कहलाता है सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल में टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जो कि जस्ट अभी हमने स्ट्रक्चर देखा। कभी कभी जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं सिलेंडर्स, इंडिविजुअल सिलेंडर, वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकता है या वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकता है। तो सिंगलेट और डबलेट में फर्क क्या है कि सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल में केवल 13 ही प्रोटोफिलामेंट थे, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इक्वल डायमीटर के होते हैं। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट थे, नीचे उनका पूरा सिलेंडर है। तो मैं केवल टीएस ड्रॉ कर रहा हूं, यानी इनके नीचे 13 के प्रोटोफिलामेंट है अपने, अल्फा बीटा एंड सो ऑन, एंड वट एवर बी द लेंथ। देखिए लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, वो वैरिंग लेंथ है। किसी एक प्रोटोफिलामेंट में हो सकता है 5 या 6 ही हेटेरोडायमर हो, किसी एक प्रोटोफिलामेंट में हो सकता है हजारों हेटेरोडायमर हो। तो वो जो लेंथ वैरी करती है माइक्रोट्यूब्यूल की, वो बहुत छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और डायनेमिक है इवन, यानी सेल में फिक्स नहीं है कि इस साइज के माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल जहां से निकलते हैं वहां बहुत दूर तक भी जा सकते हैं और नजदीक भी रह सकते हैं। तो लेंथ ऑफ एनी फिलामेंट, नॉट ओनली द माइक्रोट्यूब्यूल, में वेरी, उनका डायमीटर फिक्स रहता है, लेंथ जो है वो वेरी करेगी। तो ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। कभी कभी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें 10 प्रोटोफिलामेंट, 10 या 11, तो यूजुअली 10 और बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रोटोफिलामेंट होने का मतलब अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि नीचे पूरी चेन है। तो ये एक प्रोटोफिलामेंट, दूसरा, तीसरा, अब ये हेटेरोडायमर यूनिट नहीं है, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8th 9th और 10th। तो 13 तो इसमें है ही है भाई प्रोटोफिलामेंट। अगर 10 और जुड़ गए प्रोटोफिलामेंट, 10 प्रोटोफिलामेंट और जुड़ गए तो ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहलाता है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और 10 जुड़ गए, 10 या 11 और यूजुअली 10 ही, तो ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल में 13 ही प्रोटोफिलामेंट होते हैं, डबलेट में 13 + 13 नहीं, 13 + 10, ठीक है, और ट्रिपलेट में 13 + 10 + 10। तो ऐसे करके स्ट्रक्चरली एक माइक्रोट्यूब्यूल वो सिंगलेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट भी हो सकता है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट भी हो सकता है। तो वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं माने जाएंगे, वो एक ही माइक्रोट्यूब्यूल लेकिन स्ट्रक्चर ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट में कुछ और प्रोटोफिलामेंट बढ़ जाते हैं, डबलेट में कुछ और प्रोटोफिलामेंट, और सिंगलेट में केवल 13 ही प्रोटोफिलामेंट जो वो रहते हैं। इंडिविजुअली कुछ ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल है कि कौन सी जगह पर
माइक्रोट्यूब्यूल तो सेल में कई जगह पे है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर कौन से टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल है। तो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, देखो ये मानो सेंट्रोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट पास होता है, सेंट्रोसोम से ना ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं सेंट्रोसोम से, अभी मैंने वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब ये माइनस एंड है, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो प्लस है, क्योंकि आगे की तरफ ही उस पर नए हेटेरोडायमर ऐड होंगे तो वो उधर प्लस एंड होंगे सबके, और वेरिंग लेंथ के, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जा सकते हैं। तो इंडिविजुअली ये फाइबर्स, ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल, मैं सेंट्रोसोम की बात नहीं कर रहा, सेंट्रोसोम से तो वो निकल रहे हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं साइटोप्लाज्म में बाहर, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, मैंने एग्जांपल भी लिखा है नीचे में दिखाऊंगा अभी, ये मेनली साइटोप्लाज्म में होते हैं। कुछ सेल्स जो फ्लैजिलेटेड होती है, हमारी सारी सेल्स तो फ्लैजिलेटेड नहीं है, वो सभी सेल्स जो फ्लैजिलेटेड हैं उनमें निकलता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर दिखता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट अंदर एक बेसल बॉडी से अटैच होता है, ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, तो यहां बेसल हुक नहीं है, एक बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी भी एक तरह से सेंट्रोसोम की एक जैसी चीज है, हर एक सेल में बेसल बॉडी नहीं है, उन्हीं सेल्स में बेसल बॉडी है जो सेल्स फ्लैजिलेटेड है, जो यूकैरियोटिक सेल्स फ्लैजिलेटेड है, जैसे कि स्पर्म की सेल। तो स्पर्म वाली सेल में सेंट्रोसोम के जैसा ही एक और ऑर्गेनली होता है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना, ठीक है, उस पर अभी हम आएंगे, उससे पहले मैं फिलामेंट के बारे में बता रहा था। तो ये फिलामेंट, मानो इसको ऊपर से यहां से देखते हैं, तो फिलामेंट ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल जिनसे ये बना है, ये अकेला एक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसमें काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो वो सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो इसमें होते हैं फिलामेंट में, वो डबलेट फॉर्म में होते हैं ऐसे। उसका मैं इस फ्लैजिला, ये फ्लैजिला जो कि काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, उसका एक इंडिविजुअल में अगर माइक्रोट्यूब्यूल ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से होता है, 13+10, यानी वो डबलेट होता है। तो डबलेट का एग्जाम्पल फ्लैजिला का फिलामेंट, सिंगलेट का एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्म वाले भी हैं, और फिलामेंट भी जो है फ्लैजिला का वो भी माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन वो डबलेट है। और ट्रिपलेट का एग्जाम्पल खुद सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसी लेक्चर में, तो वहां हम पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स हैं, यानी सिलेंडर हैं, वो सिलेंडर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। याद रहे, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी फाइबर जो निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से, वो तो सिंगलेट है, लेकिन खुद सेंट्रोसोम का केंद्र सेंट्रियोल वो ट्रिपलेट है। फ्लैजिला का फिलामेंट तो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, उसके अंदर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी है उसमें ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो अभी तो हमें केवल स्ट्रक्चर वाइज समझना है, ये सिंगलेट, ये डबलेट और ये ट्रिपलेट। बाकी जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे फ्लैजिला और सेंट्रोसोम्स को, तब आप इसको और अच्छे से भी रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ नीचे एक बेसिक सा डायग्राम है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो, जस्ट आई हैव कन्वेड, जो मैंने बोला है सब वही लिखा है इसमें। ये सिंगलेट है, ये डबलेट है और ये ट्रिपलेट है। तो डबलेट में 10+13 है, ठीक है। मेन वाले को ना यूजुअली यहाँ ए लिखते हैं, जैसे मैं सिंगलेट को ए लिख दूं सेंटर में, तो फिर हमें डबलेट में 13 बंडल वाले को ये लिखना पड़ेगा, इसमें जो है 13 है ब्लैक वाले में, तो ये ए है, ये बी हो गया 10 वाला बी। 10+10+13 अरेंजमेंट, ट्रिपलेट में मेन वाले को ए लिखूंगा, दूसरे को बी लिखूंगा और तीसरे को सी। तो हम इन्हें एबीसी नाम भी देते हैं, ये हम तब देंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंगलेट का एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट का एग्जाम्पल है फ्लैजिला का फिलामेंट, ना कि बेसल बॉडी, और ट्रिपलेट का एग्जाम्पल है फ्लैजिला की बेसल बॉडी और उन साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स का ओरिजिन क्या था, सेंट्रियोल, जहां से वो निकल रहे हैं। तो खुद सेंट्रियोल ट्रिपलेट है, वहां जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो सेंट्रियोल को बनाते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ऐसे कुछ दिखते हैं सिंगलेट, ठीक है, ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है, डबलेट में ये ए और बी है तो ये 13 और ये 10, और ट्रिपलेट में 13 10, डबलेट तो है ये, साथ ही साथ 10 और ऐड हो गए, तो ये ट्रिपलेट बन जाता है। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला या इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, देन यू कैन बेटर रियलाइज मोर बेटर। सो इट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसे MTOC भी कहा जाता है। नाम से पता चलता है वो कोई सेंटर या एक तरह की स्ट्रक्चर जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होते हो, यानी जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स एमर्ज होते हो और जो मदद करे माइक्रोट्यूब्यूल्स को ग्रो करने में भी, यानी उनको ऑर्गेनाइज करने में भी। मैंने पीछे एक कंसेप्ट यूज किया था कि जब पॉलीमराइजेशन होता है किसी सिलेंडर का, मानो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर है जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, तो इंडिविजुअली 1 2 3 इस तरह से 13 होंगे, ऑल ऑफ देम आई कैन शो इन 2D इन दिस पिक्चर पर्टिकुलरली। तो इधर बीटा एंड होता है उनका, जिसे हम प्लस एंड कहते हैं, सबसे ऊपर बीटा है, फिर अल्फा, फिर बीटा, अल्फा, और ऐसे करके पूरे प्रोटोफिलामेंट का सबसे नीचे अल्फा होता है। ये ओरिजिनल था जो सबसे पहले जनरेट हुआ था, आगे सारे पॉलीमराइजेशन के थ्रू बने हैं। अच्छा, पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है, ये भी एक जनरल सी बात है कि साइटोप्लाज्म में मानो कोई माइक्रोट्यूब्यूल यहां से बनना शुरू होता है, यहां से निकलना शुरू होता है, तो फ्री अल्फा बीटा हेटेरोडायमर आकर उस पर जुड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा था कि इधर कैपिंग कर दी जाती है, अल्फा और बीटा, ये एक हेटेरोडायमर था, अगला आने वाला हमेशा प्लस एंड बीटा की तरफ से आता है, अल्फा बीटा, कभी भी यहां से एंटर नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता था यहां बीटा अल्फा जुड़ जाता, उसका कारण ये है कि यहां पर MTOC बाइंड कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक चीज होती है, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो यहां पर बाइंड कर लेती है माइनस एंड पर। एक तरह से इसकी कैपिंग कर दी गई है माइनस एंड की, इसको ब्लॉक कर दिया गया है, तभी तो आने वाले सारे हेटेरोडायमर आकर बाइंड करेंगे प्लस एंड पर। तो ये जो सेंटर है, ये जो कैपिंग होती है, ये एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं। तो इनके कारण आगे जो है माइनस एंड को कैप कर दिया गया, पॉलीमराइजेशन केवल प्लस एंड पर हुआ। तो ऐसा लगता है कि यहां से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सारे। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि मोस्ट बेसिक यूनिट जो थी अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, वो इस पर प्लेस हो गई। मानो ये जो है एक जो है स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, ये मेरे हाथ पर प्लेस हो गई, तो हाथ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम कर रहा है और ये पहले अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है, फिर इससे ऊपर सारे आपस में सीक्वेंशियली वो क्या करते रहेंगे, लिंक करते रहेंगे। तो ये बॉडी किस चीज से बनी है, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जिसकी वजह से आगे पूरा पॉलीमराइजेशन हो पाया। सबसे पहला अल्फा बीटा हेटेरोडायमर इसी पर आकर टिका, और अब आगे आने वाले ऐसे लग रहे हैं जैसे यहां से एमर्ज हो रहा है पूरा माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस स्ट्रक्चर को भी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है, लेकिन एक अलग तरह का ट्यूबुलिन, इस बार इसे कहते हैं गामा ट्यूबुलिन। याद रखिएगा, हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को गामा ट्यूबुलिन्स बनाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन तो पढ़ा था, हेटेरोडायमर अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो था, लेकिन एक अनदर टाइप का ट्यूबुलिन आ गया, गामा ट्यूबुलिन। वो क्या करेगा, देखो गामा ट्यूबुलिन में इंडिविजुअली एक मोनोमर है, ये गामा ट्यूबुलिन, ये दूसरा गामा ट्यूबुलिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 गामा ट्यूबुलिन। एक गामा ट्यूबुलिन की मैं बात कर रहा हूं, ये गामा ट्यूबुलिन है, ये जाकर अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, ये अल्फा और ये बीटा हेटेरोडायमर है, माइनस एंड पर MTOC बाइंड करता है। मैंने काफी बार बताया माइनस एंड को कैप करता है कौन, MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अकेला गामा हालांकि MTOC नहीं है, लेकिन अभी समझिए एक चीज को, गामा ट्यूबुलिन से बना है, मैंने अभी तक आपको यही बताया। तो ये गामा ट्यूबुलिन आकर अल्फा से बाइंड कर गया, इस तरह से बाइंडिंग हो जाने के कारण नया हेटेरोडायमर माइनस एंड से तो नहीं आएगा, दूसरा एंड क्या है प्लस, अब वहां से आकर जुड़ते रहेंगे। गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन को अपने साथ काम कराने के लिए, यानी अपना काम करने के लिए कुछ दोस्तों की मदद चाहिए, उन्हें कहते हैं एक्सेसरी प्रोटीन्स। ये मैंने दिखा दिए एक्सेसरी प्रोटीन्स। तो MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की जो यूनिट है वो गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और उसके दोस्त हैं एक्सेसरी प्रोटीन। एक गामा ट्यूबुलिन, एक एक्सेसरी प्रोटीन, दूसरा गामा ट्यूबुलिन, दूसरे एक्सेसरी प्रोटीन्स, तीसरा गामा ट्यूबुलिन, तीसरे एक्सेसरी प्रोटीन्स, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13। जब 13 गामा ट्यूबुलिन्स और उनके एक्सेसरी प्रोटीन्स मिलकर एक रिंग बना लेते हैं, जब 13 गामा ट्यूबुलिन, एक गामा ट्यूबुलिन और उनके एक्सेसरी प्रोटीन्स लाइक दिस, 2 3 4 सोन सारे, जब 13 गामा ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स 13 और उनके एक्सेसरी प्रोटीन्स, गामा ट्यूबुलिन और एक्सेसरी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, जब वो एक रिंग बना लेते हैं तो ये कहलाती है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। गामा ट्यूबुलिन, यहां मैंने लिखा भी है, रिंग कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है। तो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स इज द MTOC,
सी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। क्योंकि ये नहीं होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल, चाहे वो कहीं पर हो, चाहे वो फ्लैजिला में हो, चाहे वो सेंट्रोसोम में हो, चाहे वो फाइबर्स में हो, साइटोस्केलेटन का जो मेन फाइबर है साइटोप्लाज्मिक, चाहे वो वहां हो, उनके हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के नीचे माइनस एंड पर गामा ट्यूबुलिन अटैच मिलेंगे अल्फा के साथ। वो गामा ट्यूबुलिन अकेला नहीं है, वो 13 है और उनके एक्सेसरी प्रोटीन्स भी हैं। कलेक्टिवली ट्यूबुलिन, गामा ट्यूबुलिन और उसके एक्सेसरी प्रोटीन्स की रिंग को हम गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक सिंपल एनिमल सेल में कहां है भाई? एक सिंपल एनिमल सेल जो फ्लैजिलेटेड नहीं है, उसका जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर इसका जिक्र आएगा। सेंट्रोसोम में अंदर होते हैं 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में गामा ट्यूबुलिन नहीं है। सेंट्रोसोम के बिल्कुल बाहर इस तरह से ये एक रेड जो दिखाया है मैंने, ये एक रेड गामा TURC है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने यहां 13 रेड नहीं दिखा रहा मैं सेंट्रोसोम पर, एक रेड भी अपने आप में 4 5 6 7 8 9 10 12 13 गामा ट्यूबुलिन से नीचे उनके एक्सेसरी प्रोटीन्स। तो ये गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स में दिखा रहा हूं, एक किस पर? सेंट्रोसोम पर। तो सेंट्रोसोम पर ऐसे कई सैकड़ों गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर एक गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स से आप जानते हो एक सिलेंडर निकलेगा, वो माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएगा। तो सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसका रियल रीजन ये है कि सेंट्रोसोम की जो आउटर जो लेयर है उस पर MTOC है। MTOC के हर एक गामा से एक एक प्रोटोफिलामेंट निकल रहा है। तो 13 ही ट्यूबुलिन्स हैं, गामा ट्यूबुलिन्स। तो एक रिंग में से, एक गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स में से एक माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहा है। दूसरे गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स से, मानो सेंट्रोसोम पर मान लीजिए 5 ही गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जांपल, 1 2 3 4 और 5। तो इस सेंट्रोसोम से 5 माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी ऊपर से देखने पर इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है और वो 13 के 13 प्रोटोफिलामेंट यहाँ 13 गामा ट्यूबुलिन से लिंक है, उनके अल्फा एंड। कहीं प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है क्या। कहां प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर? एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम पर होता है। तो सेंट्रोसोम को हम एक नॉर्मल एनिमल सेल में सेंट्रोसोम को ही हम MTOC कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर वही है। फ्लैजिलेटेड सेल्स में जो बेसल बॉडी होती है उस पर MTOC होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है। जो प्लांट सेल्स होती है ना, उनमें सेंट्रोसोम जैसी कोई ऑर्गेनली नहीं होती। तो क्या उनमें माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज नहीं होंगे? उनके माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियस की आउटर एनवेलप, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट में गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। प्लांट के गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम तो है ही नहीं, तो वहां तो होंगे नहीं। उनके गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो प्लांट में MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन करेगी। फंगस या एल्गी में भी वही करेगी। एनिमल्स में सेंट्रोसोम प्रॉपरली प्रेजेंट है और फ्लैजिलेटेड सेल में सेंट्रोसोम के अलावा बेसल बॉडी भी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड एनिमल सेल में केवल एक ही MTOC है, दैट इज सेंट्रोसोम। एक और काम ये MTOC करता है, इतने सब काम तो मैंने बता ही दिए। ये जो सबसे मेन काम करता है वो यही करता है ऑर्गेनाइज करने का। तो वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा कि वो एक बनते हुए प्रोटोफिलामेंट को बनने में मदद करता है। बनने की शुरुआत में पहला फेज होता है न्यूक्लिएशन, एलोंगेशन से भी पहले। कोई चीज आपस में ही नहीं जुड़ेंगी। अल्फा बीटा हेट्रोडायमर अगर एक दूसरे अल्फा बीटा हेट्रोडायमर से नहीं जुड़ेगा एटलीस्ट, तो एक कलेक्शन, एक सबसे छोटी शुरुआत नहीं होगी। वो शुरुआत नहीं होगी तो फिर पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो उस शुरुआत को न्यूक्लिएशन कहते हैं। न्यूक्लिएशन के लिए, उस शुरुआत के लिए MTOC जरूरी है। MTOC जस्ट यहां आकर जुड़ेगा तभी जस्ट दूसरा हेट्रोडायमर यहां आकर जुड़ पाएगा, नहीं तो अल्फा साइड भी जुड़ जाता। तो MTOC का बहुत रोल है पॉलीमराइजेशन में भी। This is about the MTOC. Some points that we will discuss, although I have conveyed all this information. So it is a structure of eukaryotic cells from which the microtubules emerge. गामा ट्यूबुलिन से बने होते हैं, पूरी रिंग को गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं।
ये सिंपली एक रिंग है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये 13 गामा ट्यूबुलिन है और इनके नीचे इनके एक्सेसरी प्रोटीन्स है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप को ओवरकम करता है। इस लाइन का मतलब ये रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब है जो बढ़ने नहीं दे रहा था उसको। तो माइनस प्लस दोनों फ्री होते हैं तो दोनों तरफ पॉलीमराइजेशन हो सकता था, एलोंगेशन फास्ट नहीं होता। जो है फेट डिसाइड करना यानी रेट लिमिटिंग स्टेप को ओवरकम करना काम जो है वो एमटीओसी का है। या वही बातें मैंने लिखी हैं जो बताई थी कि बेसल बॉडी है या सेंट्रोसोम है। तो ये था माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसे भी एक बेसिकली यहाँ पर ये डायग्राम है जो एमटीओसी को शो करता है, द थिंग दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ब्लू कलर के गामा ट्यूबुलिन है और इनके नीचे जो है ये एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। तो 13 गामा ट्यूबुलिन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये पूरा एक रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसका काम मैं बता चुका कि ये न्यूक्लिएशन करता है कैसे, कैप करके माइनस एंड को। तो ध्यान से देखिए ये माइनस एंड की तरफ ये एक पूरा माइक्रोट्यूबुल का सिलेंडर है, इधर ये रिंग कॉम्प्लेक्स अटैच है। तो रिंग कॉम्प्लेक्स कैप कर लेता माइनस एंड को, उसके बाद ऊपर जो है पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये एमटीओसी है, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब कहाँ ये अरेंज होंगे? ये एनिमल्स में जैसे सेंट्रोसोम पर हैं, प्लांट्स में न्यूक्लियर एनवेलप है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेंट्रोसोम हम देखते हैं, दिस इज अ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक कलेक्टिवली एक ऑर्गेनली है जिसमें अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और ये सारा पेरिसेंट्रियोलर स्पेस होता है। तो ग्लोबुलली अगर इसको हम अरेंज करें सेंट्रोसोम को, तो ये छोटे छोटे रेड डॉट्स हैं, इफ यू कैन सी यहां से, लाइक दिस ये सारे गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स हैं। अब एक सेंट्रोसोम पर सैकड़ों गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक सेंट्रोसोम पर सैकड़ों गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब एक हिस्से और इनके ऊपर प्रोटोफिलामेंट निकलेंगे, तो एक इससे एक माइक्रोट्यूब्यूल निकलेगा, दूसरे से दूसरा, थर्ड वन। तो हर एक डायरेक्शन में, थर्ड तीनों डायमेंशंस में चारों तरफ सेंट्रोसोम से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एमटीओसी है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द गामा ट्यूबुलिन। एमटीओसी होता कहाँ है एनिमल्स में? सेंट्रोसोम पर होते हैं। तो सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल इटसेल्फ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, जबकि जो आपके गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो उसके आउटर पेरिफेरल पर अरेंज है। की बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, बीटा है। तो पहला एक अल्फा बीटा जो था ट्यूबुलिन डायमर, उस पर और कैसे आ रहे होंगे ये हमने समझना है। तो एक बात तो ये कि जो ये अल्फा बीटा हेट्रोडायमर है ना, इसकी दोनों यूनिट अल्फा बी और बीटा बी एक न्यूक्लियोटाइड जीटीपी से बाइंड कर सकते हैं, यानी इन पर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है। और न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा बाइंड करता है? जीटीपी। जो नया अल्फा बीटा आता है साइटोप्लाज्म से आएगा, ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, बार बार मैं डिस्कस कर चुका, प्लस एंड से आएगा। हम चाहे तो नीचे अब दिखा भी सकते हैं, हमने पढ़ लिया नीचे क्या है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक प्रोटोफिलामेंट दिखा रहे हैं तो एक ही गामा ट्यूबुलिन हम दिखाएंगे, पूरी रिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। 13 प्रोटोफिलामेंट दिखाओगे तब नीचे पूरी रिंग भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर इतना जो है ड्रॉ करना हेक्टिक है, आप ड्रॉ कर भी नहीं सकते, ना ही हमें करना, हमें समझना है केवल। तो ये पूरा रिंग कॉम्प्लेक्स होगा इधर, और 13 प्रोटोफिलामेंट। तो यहाँ पर एलोंगेशन होना है। जीटीपी बाउंड अल्फा बीटा ही आते हैं केवल। साइटोप्लाज्म में दो तरह के हो सकते हैं अल्फा बीटा हेट्रोडायमर, एक वो जो जीटीपी बाउंडेड है और उनका जीटीपी अभी हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है। मेनली मैं बीटा के साथ ही जीटीपी दिखाऊंगा, इसका भी एक रीजन है। अल्फा भी जीटीपी से बाइंड करता है और बीटा भी जीटीपी से बाइंड करता है इंडिविजुअली, लेकिन अल्फा जो है ना वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। तो अल्फा के साथ तो अपने आप जनरल सेंस है कि जीटीपी हमेशा ही बाइंडेड है, क्योंकि जब वो उसको हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकता, अल्फा कैन नॉट हाइड्रोलाइज जीटीपी, तो उसका जीटीपी हमेशा बाइंडेड है। लेकिन बीटा जो है वो दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। बीटा जो है साइटोप्लाज्म में उनके जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो वो जीडीपी में चेंज हो जाएगा, या जब तक उसका जीटीपी हाइड्रोलाइज नहीं है वो जीटीपी फॉर्म में रहेगा। तो बीटा कैन हाइड्रोलाइज जीटीपी बट अल्फा सब यूनिट कैन नॉट हाइड्रोलाइज जीटीपी। एक चीज, तो बीटा अगर जीटीपी हाइड्रोलाइज कर सकता है तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बीटा अल्फा बीटा के साथ जब जीटीपी अटैच है, यानी बीटा के साथ जब जीटीपी अटैच है और वो साइटोप्लाज्म में है, तो इनका हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में बहुत स्लो होता है या होता ही नहीं। अच्छा, जीटीपी कब हाइड्रोलाइज होगा? तो जीटीपी तब हाइड्रोलाइज होगा जब ये अल्फा बीटा किसी प्रोटोफिलामेंट का हिस्सा बन चुका होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि बीटा फाउंड जीटीपी फॉर्म, जीडीपी बाउंड बीटा फॉर्म कहां मिलेगी और जीटीपी बाउंड बीटा फॉर्म कहां मिलेगी? जो पुराने हेट्रोडायमर से, मानो कोई बहुत लॉन्ग प्रोटोफिलामेंट है,
जिसमें सबसे ऊपर अल्फा और ये बीटा है। तो पुराने अल्फा बीटा जो है नीचे इस प्रोटोफिलामेंट के जो हिस्से हैं उनका जीटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका और वो जीडीपी फॉर्म में, जीडीपी फॉर्म में। लेकिन नेसेसरली जब कोई नया अल्फा बीटा आएगा, जैसे सबसे शुरुआती की हम बात करें, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अब इस पर जो नया अल्फा बीटा ये आ रहा है ना, इस पर 100% जीटीपी ही होगा, ना कि जीडीपी। केवल जीटीपी बाउंड अल्फा बीटा हेटेरोडायमर आकर प्लस एंड पर बाइंड कर सकते हैं। भी रिमेंबर, बहुत ध्यान से सुने, केवल जीटीपी बाउंड अल्फा बीटा हेटेरोडायमर ही आकर, अल्फा के लिए तो जीटीपी हमेशा बाइंड है, में बीटा पर ही बात करेंगे हम, वो बीटा यूनिट जो जीटीपी से बाइंड है केवल वही आकर यहां अटैच हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म में जो जीडीपी बाउंड बीटा फॉर्म है वो कभी भी यहां बाइंड नहीं करते। फर्स्ट थिंग, जीडीपी बाउंड वहां पर गई कैसे, या जीटीपी फाउंड फॉर्म बाहर ही क्यों नहीं हाइड्रोलाइज हो गई? बाहर उनका हाइड्रोलाइज नेचुरली बहुत स्लो है। जैसे ही ये अल्फा बीटा यहां आया और इसके साथ जीटीपी अटैच है, क्योंकि मैंने बताया ना केवल जीटीपी अटैच वाली आ सकती है। अब यहां अटैच होने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है तुरंत। इसका जनाब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये अल्फा बीटा फॉर्म जीडीपी में चेंज हो जाएगी और जीडीपी फॉर्म जो है वो नॉन स्टेबल है, वो यहां से हट जाएगी तुरंत। जीटीपी फॉर्म जब तक बाइंड रहेगी सबसे ऊपर अल्फा बीटा, अभी नई नई आकर ये लगी है और ये जीटीपी बाउंड है, ये इनविटेशन देती है अगली को भी, जीटीपी कैप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। अल्फा बीटा फॉर्म जो जीटीपी से बाउंड है केवल वही आती है, पहली बात तो वो आ गई, आते ही वो फ्रेश है, सबसे नई वही है, सबसे ऊपर जो सबसे नई आई है, आई उसके बाद जीटीपी बाउंड था, तो ये फिलहाल जीटीपी कैप कहलाती है कि इसने प्लस एंड को कैप कर लिया, किसने? जीटीपी ने। जीटीपी बाउंड फॉर्म जो है उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है कि वो नई को बुलाए, तो उसने नए को बुलाया, अब एक नया अल्फा बीटा आ गया। अच्छा, नया आने वाला भी जीटीपी से बाउंड है, जो बिल्कुल नया आया अब वो कैप बन गया, तो ये कैपिंग रहती है और कैपिंग, जीटीपी कैपिंग इनवाइट करती है और अल्फा बीटा को, और बहुत तेजी से पॉलीमराइजेशन होता रहता है प्लस एंड पर। ये तो बात तब की है जब सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन जीटीपी अल्फा बीटा हेटेरोडायमर फॉर्म यहां बाइंड करते ही हाइड्रोलाइज भी होने लगती है। तो अगर यहां बाइंड करते ही हाइड्रोलाइज हो जाएगी तो ये ऐसा दिखेगा अल्फा बीटा और जीडीपी, हाइड्रोलाइज होते ही तो जीडीपी बन जाएगा, और जीडीपी बाउंड फॉर्म स्टेबलाइज होती नहीं, वो तुरंत इससे हट जाएगी। तो फिर ये कैपिंग कैसे होगी भाई? मैंने तो आपको कहा कि आते ही अल्फा बीटा, ये जीटीपी है, ये कैपिंग है और आने वाले नए को ये इनवाइट कर रहा है, लेकिन अगर आते ही बाइंड करते ही हाइड्रोलाइज भी हो रहा है तो फिर ये नए को कैसे बुलाएगा? तो ये डिपेंड करता है रेट पर। अगर हाइड्रोलिसिस का रेट जो है वो तेज है और पॉलीमराइजेशन का रेट कम है, समझिए ध्यान से, निश्चित है कि अल्फा बीटा बाउंड का जो प्रोटोफिलामेंट पर आ चुकी है उसका हाइड्रोलिसिस तो होगा, और हाइड्रोलिसिस होती है वो जीडीपी बन जाएगी, और यह भी निश्चित है कि जीडीपी बाउंड फॉर्म यहां कैपिंग का काम नहीं कर सकती, वो तुरंत हटना पड़ेगा उसको, क्योंकि जीडीपी बाउंड फॉर्म प्रोटोफिलामेंट का हिस्सा नहीं रह सकती अपर स्टेज पर। ठीक है, तो जीटीपी बाउंड फॉर्म जो उसका हाइड्रोलिसिस होती है वो हटने लगती है। तो अगर हाइड्रोलिसिस बहुत तेज है और आने वाली नई बहुत धीरे आ रही हैं, तो धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन टूटने, मतलब पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो जाता है। तो ऑलरेडी जो माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ था जिस पर सबसे ऊपर जीटीपी कैप थी, अगर वो टूटने लगे हैं तो धीरे धीरे पूरा माइक्रोट्यूब्यूल टूटने लगेगा, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन हुआ और नए आने बंद हो गए। लेकिन अगर जीटीपी हाइड्रोलिसिस का रेट स्लो है तो एटलीस्ट कुछ देर तो सबसे ऊपर जीटीपी कैप रहेगी, वो इतनी देर में दूसरी को बुला लेगी, वो दूसरी तीसरी को बुला लेगी। तो अगर पॉलीमराइजेशन का रेट फास्टर है तो धीरे धीरे ये पॉलीमराइज होता रहेगा और हाइड्रोलिसिस स्लो रहेगा। तो यही कारण है कि नीचे वाली अल्फा बीटा फॉर्म तो जीडीपी से बाउंडेड रहती हैं। क्यों बाउंडेड रहती हैं? सुनिए, क्योंकि इन तक पहुंचा ही नहीं जाता, इनका नंबर ही नहीं आता। सबसे ऊपर जो अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है जो जीटीपी बाउंडेड है, जब गलती से हाइड्रोलिसिस बहुत तेज होता है, ये खुलना भी शुरू होती है, तो पहले ये हटेंगी, फिर इनका नंबर आएगा हटने में। लेकिन उससे पहले ही जब ये हटने लगती है तो उससे पहले ही वापस अल्फा बीटा हेटेरो फॉर्म आकर इन्हें बनाती भी रहती है। तो नीचे की तरफ जो अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है वो जीडीपी बाउंड फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो ऊपर रहेंगे वो जीटीपी बाउंड फॉर्म रहेंगे। तो यहां तीन कंक्लूजन निकलते हैं। अगर ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो एक चीज समझ लीजिए कि अल्फा बीटा हेटेरोडायमर जो नया आता है वो केवल जीटीपी बाउंड आता है। दूसरी बात,
जीटीपी बाउंड यहां पर आते ही प्रोटोफिलामेंट का हिस्सा बनते ही निश्चित है कि उसका हाइड्रोलिसिस होना है। तो हाइड्रोलिसिस होने का मतलब वो जीडीपी बाउंड होगा, और जीडीपी बाउंड फॉर्म प्रोटोफिलामेंट पर नहीं रह सकती। अभी मैंने कहा नीचे रह सकती है, तो वो कैसे रह रही है? वो इसलिए रह रही है क्योंकि उसके ऊपर कैप है अभी, जीटीपी कैप। अगर ये जीटीपी कैप टूटते हुए आएंगे तब नीचे वालों का भी नंबर आएगा 100% की ये भी रिमूव होंगे। अगर यहाँ जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया और पॉलीमराइजेशन हो नहीं रहा, तो पहले ये वाली यूनिट हट जाएगी। फिर इससे नीचे वाली जीडीपी बाउंड थी, उसके ऊपर कोई कैप नहीं रही ना, तो ये निकल जाएगी। ये निकल गई तो नीचे वाली भी निकल जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई कैप नहीं रही। फिर ऐसे करते करते माइनस एंड तक धीरे धीरे रिमूवल होता रहेगा। हालांकि हम पढ़े भी गए, इसे कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। ऐसे घट जाना लेंथ पॉलीमराइजेशन की, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की, ये कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। कैटास्ट्रॉफ तभी होगा जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस तो बहुत फास्ट है और पॉलीमराइजेशन स्लो है। तो ये एक नेचुरल और एक फास्ट प्रोसेस होते हैं कि अल्फा बीटा जीटीपी बाउंड आया, हाइड्रोलाइज हुआ, लेकिन उसके हाइड्रोलाइज होने से पहले ही अगला आ गया, उसने कैप का काम किया। तो पिछला हाइड्रोलाइज नहीं हो पाया पूरी तरह से, अगले ने आकर कैप कर दिया, तो वो जीडीपी बाउंड ही रहेगा। अगला जो है हाइड्रोलिसिस तो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वो जीडीपी बाउंड रहा, अगला कैप का काम करेगा, वो अगले को बुलाता रहेगा, और इस तरह से हाइड्रोलिसिस होता रहता है। तो फाइनली मैं पॉलीमराइजेशन पढ़ाने वाला था, हाइड्रोलिसिस भी हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। पॉलीमराइजेशन में 3 फेज होते हैं कि कैसे इसकी लेंथ बढ़ रही है, ये कैसे अल्फा बीटा इनलिमिटेडली आए जा रहे हैं और प्रोटोफिलामेंट बना रहे हैं। उसके 3 स्टेप है, एक न्यूक्लिएशन, एक एलोंगेशन, और तीसरा स्टेडी स्टेट। तो न्यूक्लिएशन का मतलब है बिल्कुल शुरू में सिलेंडर्स का जुड़ना या यूनिट्स का जुड़ना। तो जो मोनोमर यूनिट होती है अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, सबसे पहली यूनिट, ये माइनस कह सकते हैं, ये प्लस कह सकते हैं हम, सबसे पहली यूनिट का न्यूक्लिएशन होने का मतलब है कि उसके नीचे गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है। अच्छा, एक ही हेटेरोडायमर तो नहीं ना, 13 हेटेरोडायमर चाहिए, यानी 13 प्रोटोफिलामेंट चाहिए। तो ये आपस में ऐसे भी बाइंड होने लगते हैं धीरे धीरे, और नीचे इनके माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स इज द फर्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लिएशन। वो लगेगा तभी फिक्स लॉक हो जाएगा माइनस एंड, और माइनस एंड लॉक हो जाने के बाद अगली फेज, दूसरी फेज एलोंगेशन स्टार्ट होगी। तो एलोंगेशन में प्लस एंड की तरफ हेटेरोडायमर आते रहेंगे। हर एक प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट है, तो सब पर नई नई यूनिट आकर जुड़ेंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जितने नए जुड़ रहे हैं उतने ही घटते भी रहेंगे, ठीक है, उतने ही रिमूव भी होते रहेंगे, चाहे वो अपर एंड से ही होते रहें या कभी कभी लोअर एंड से भी रिमूव हो सकते हैं। क्योंकि यहां केवल पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता एमटीओसी, लेकिन एमटीओसी माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर गामा अल्फा बीटा, ये यहां से नए तो नहीं जुड़ने देता, लेकिन ये हेटेरोडायमर यूनिट यहां से रिमूव जरूर कर दी जाती है, क्योंकि इसको तो अल्फा चाहिए। इसे क्या मतलब, वो अल्फा अगला मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ रिमूवल भी होने लगता है यूनिट्स का, ऊपर की तरफ से होता आ सकता है या नेगेटिव एंड से हो सकता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब फिक्स हो जाए माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ, जितने आ रहे हैं उतने ही घटने लगे या नए आने बंद हो जाए और नए रिमूव होने बंद हो जाए। तो स्टेडी स्टेट, एज द वर्ड सजेस्ट, स्टेडीनेस आ गई है। तो पॉलीमराइजेशन को आप पढ़ सकते हो। न्यूक्लिएशन का मतलब शुरुआत होना, लिंकेज होना हेटेरोडायमर्स की। एमटीओसी इसमें मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइनस एंड को कैप करके, ध्यान रखिएगा। फिर एलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन आता है, और फिर स्टेडी स्टेट आती है जब ग्रोथ ऑफ द फिलामेंट ड्यू टू द एडिशन और रिमूवल इज एग्जैक्टली सेम। अब हम इसमें क्रिटिकल कंसेंट्रेशन की भी एक बात कर लेते हैं कि क्रिटिकल कंसेंट्रेशन क्या है। देखो, स्टेडी स्टेट पर ये कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, मानो ये सेंट्रोसोम से निकल रहा था। इस माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ बिल्कुल फिक्स हो चुकी, ठीक है। अब बाहर जितने अल्फा बीटा हेटेरोडायमर बच गए, बाहर जितने अल्फा बीटा हेटेरोडायमर बच गए, इसकी लेंथ फिक्स होने के बाद, लेंथ फिक्स होने का मतलब ना तो नए आ रहे हैं ना रिमूव हो रहे हैं, तो जितने भी बाहर बच गए वो कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाएगी। देखो ये कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से जो है अल्फा बीटा हेटेरोडायमर अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा है, अच्छा क्रिटिकल कंसंट्रेशन हम जो है इसके अंदर ही बात करेंगे, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, बाहर तो हम एक रेफरेंस रखेंगे। सी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब इस माइक्रोट्यूब्यूल में कितने अल्फा बीटा हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, उस समय पर माइक्रोट्यूब्यूल में कितने अल्फा बीटा हेटेरोडायमर है, वो उनकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें 50 अल्फा बीटा है,
ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल या एक फिलामेंट में टोटल 50 अल्फा बीटा है। अब ना तो नए आ रहे हैं ना बाहर निकल रहे हैं, तो अंदर जितने फिक्स हो गए वो उनकी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन हो गई। अब बाहर साइटोप्लाज्म में अगर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से ज्यादा, अबोव द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन अल्फा बीटा डायमर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो जाकर अटैच कर लेंगे, क्योंकि इतने तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, 50 तो रिजर्व रखने ही पड़ते हैं। तो उससे ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो वो एक्सेस वाले जाकर बाइंड करेंगे और इसको पॉलीमराइज करेंगे पूरे फिलामेंट को। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम रहते हैं, मानो 50 से भी कम है बाहर, तो इसका मतलब वो लो हो गए हैं बहुत, नया वो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इवन वो क्या करेंगे, डीपॉलीमराइज करेंगे, क्योंकि इसमें से निकलने लगेगा स्ट्रैंड में से। बाहर देखा कि यार बाहर तो 50 भी नहीं है, नया सिलेंडर नया प्रोटोफिलामेंट फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो पुराने वाले जो है वो रिमूवल होके वो बाहर निकलने लगते हैं और डीपॉलीमराइज होंगे। तो एक्सेस में है साइटोप्लाज्म में तो पॉलीमराइजेशन होगा, यानी क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, और नहीं है क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से ज्यादा तो सिलेंडर जो है वो डीपॉलीमराइज होगा। अभी इसमें जीटीपी हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी मैक्सिमम समझा चुका हूं, या मैं लाइन में आपको दोबारा रिकॉल करा दूं कि केवल जो जीटीपी न्यूक्लियोटाइड है उससे ही बाइंड करता है अल्फा बीटा, एटीपी से नहीं बाइंड करता। और अल्फा सब यूनिट कभी भी उसको हाइड्रोलाइज नहीं करती, केवल बीटा सब यूनिट जो है वो हाइड्रोलाइज करती है जीटीपी को, हाइड्रोलाइज या एक्सचेंज। फिर हमने देखा कि जो सेल में मोस्ट ऑफ द अल्फा बीटा हेटेरोडायमर्स हैं वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में ही होते हैं। यही कारण है कि वही पार्टिसिपेट भी करते हैं किसमें, न्यूक्लिएशन में या एलोंगेशन में। ये मैंने बताया था। जब हाइड्रोलिसिस होता है बीटा बाउंड जीटीपी का इन दियर फ्री हेटेरोडायमर फॉर्म, वो बहुत स्लो है। यहाँ पर एक हाँ वही बात बताई गई है कि जो अल्फा बीटा, मैंने भी ये बताया था आपको, जब वो बाहर है तो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होता या बहुत स्लो होता है। लेकिन जब यही अल्फा बीटा आकर प्लस एंड पर बाइंड कर जाते हैं, ये नए आ गए, सबसे नए यही हैं, तब इनका हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाता है। और अगर इनका हाइड्रोलिसिस बहुत तेजी से हो रहा है बजाय पॉलीमराइजेशन के, तो ये धीरे धीरे घटाने लगते हैं। उसके भी दो कारण है, क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो जीटीपी कैप नहीं रही, जीटीपी बाउंड रहता ना अल्फा बीटा हेटेरोडायमर, तो वो नए को बुलाता, अब वो नए को नहीं बुला पा रहा। तो अगर जीटीपी हाइड्रोलिसिस का रेट बहुत ज्यादा फास्ट है तो पॉलीमराइजेशन घटने लगता है। और अगर पॉलीमराइजेशन का रेट ज्यादा है, अवेलेबल ज्यादा है, पॉलीमराइजेशन का रेट तभी तो फास्ट होगा ना जब अवेलेबल ज्यादा है, तो ऑफकोर्स पॉलीमराइजेशन बढ़ता रहेगा। तो जीटीपी बाउंड फॉर्म ही आता है केवल, यहां मैंने लिखा है ओनली। जीडीपी बाउंड फॉर्म जब वो नहीं आता, इफ द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज स्लो देन द जीटीपी हाइड्रोलिसिस, तो प्रोटोफिलामेंट जो डीपॉलीमराइज होगा ऑफ कोर्स। और अगर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन फास्ट है जीटीपी हाइड्रोलिसिस से, तो वो पॉलीमराइज होगा, यानी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। ये सेम बात आई हैव कन्वेड ऑलरेडी। तो यहाँ कुछ मैंने डायग्राम में दिखाना भी चाहा है कि केवल जीटीपी बाउंड आता है, पहली बात तो जीडीपी बाउंड आता ही नहीं। यहाँ आते ही ये कैप का काम करेगा, सबसे ऊपर ये कैप इन्वाइट करेगी औरों को भी कि आप आइए। ये कैप तभी तो इन्वाइट कर पाएगी जब ये हाइड्रोलिसिस अभी नहीं हुई है, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस अभी स्लो है। बट जैसे ही हाइड्रोलाइज हुई तो ये जीडीपी में चेंज होती है, फिर ये आगे बुला भी नहीं पाएगी और ये खुद भी यहां से टूटने लगेगी। तो ये बात मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं। एक और कंसेप्ट आता है ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग एक मशीन भी होती है, ट्रेडमिल, जिसमें एक वो जो है बेल्ट सा इधर से उधर घूमता रहता है। तो ट्रेडमिलिंग किसी भी साइटोस्केलेटन की, चाहे वो एक्टिन ही क्यों ना हो, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल हो, उसका मतलब ये है कि लेंथ में चेंज नहीं आता, एक तरह की स्टेडी स्टेट। और डायनेमिसिटी के कारण स्टेडी स्टेट से थोड़ा सा कैसे अलग है ट्रेडमिलिंग, कि देखो मानो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये, यहां आकर 5 नए ऐड हुए, 5 नए ऐड हो जाने पर तो ये लॉन्ग हो जाता, लेकिन पीछे से 5 नए घट भी गए पुराने। तो इससे फर्क क्या लगता है कि +5 ऐड हुए, पीछे से 5 हट गए, तो लेंथ अनचेंज रहेगी। ये एक तरह की ट्रेडमिलिंग है कि एक तरफ तो चढ़ा दिए गए हेटेरोडायमर, दूसरी तरफ से रिमूव कर दिए गए, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग दैट इज इक्वल। तो एग्जैक्टली जितने ऐड होते हैं उतने ही अगर रिमूव हो जाएं तो इस चीज को ट्रेडमिलिंग कहते हैं। स्टेडी स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, ना तो ऐड हो रहे थे ना रिमूव हो रहे थे, यहाँ जितने ऐड होते हैं उतने ही रिमूव हो जाते हैं, तो ये पॉलीमर लेंथ को अनचेंज रखता है। ये कहलाती है ट्रेडमिलिंग। और जैसा कि हम बार बार बात करते थे कि डायनेमिक इंस्टेबिलिटी भी है फाइबर्स में, फाइबर एलोंगेट भी होते हैं और वापस घटते भी हैं। जैसा कि सेल डिवीजन के दौरान ही मैं बात करूं तो स्पिंडल फाइबर पहले तो मेटाफेज तक जाते हैं, यानी पहले लॉन्ग होते हैं, फिर जब उनको खींच लाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को तो वापस घटने लगते हैं। ये दोनों सेंट्रोसोम है जो डुप्लीकेशन के बाद बने। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर पहले बढ़ते हैं, फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स को वापस खींच कर लाने पर घटते भी रहते हैं। तो डायनेमिक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या कोई भी फिलामेंट्स, उनकी डायनेमिसिटी जो है वो डिपेंड करती है कई चीजों पर। अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को, फिर दोनों प्रोसेस बताऊंगा। कैटास्ट्रोफ मैंने पहले भी बताया था कि लेंथ जो है वो डायनेमिक है और चेंज करती रहती है, एडिशन भी होता है रिमूवल भी।
ये डिपेंड करता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस पर भी, ऑफ कोर्स करेगा। अब तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर जीटीपी हाइड्रोलिसिस फास्ट है, बहुत ज्यादा तेजी से जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो रिमूव होने घटना लगता है जो है फिलामेंट। और एमएपी पर, माइक्रोट्यूबुल असिस्टेड प्रोटीन्स पर भी ये डिपेंड करता है, वो भी उनकी डायनेमिसिटी को अफेक्ट करते हैं कि कुछ एमएपी, जैसे मैं बात करूं काइनेसिन की बात करूं, तो काइनेसिन रिमूवल भी करता है, कई बार हटाने लगता है एंड्स को। और एमटीओसी पर भी डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अगर माइनस एंड पर एमटीओसी नहीं है, ठीक है, तो लेंथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कहां लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है। तो एलोंगेशन डायरेक्शन देने का काम वही करते हैं। तो ये इन चीजों पर भी डिपेंड करते हैं। अब एक सीधा सा बात करते हैं, कैटास्ट्रोफ और रेस्क्यू क्या होता है। जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस बहुत तेज हो जाए, यानी कि जब जीटीपी कैप खुद जो औरों को बुलाना चाहती थी वो हाइड्रोलिसिस कैच कर ले, यानी तेजी से हाइड्रोलाइज होने लगे और पॉलीमराइजेशन धीरे होने लगे, तो माइक्रो सिलेंडर जो है वो टूटने लगेंगे, यानी घटने लगेंगे। ये कहलाता है कैटास्ट्रोफ। अब माइक्रो फिलामेंट्स, नॉट माइक्रो, अगेन आई एम यूजिंग माइक्रो फिलामेंट वर्ड, वी हैव टू यूज माइक्रो ट्यूब्यूल राइट नाउ। माइक्रो ट्यूब्यूल के प्रोटोफिलामेंट जब घटने लगते हैं तो ये कैटास्ट्रोफ है। लेकिन अगर वापस उसको जीटीपी बाउंड अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर बचा लें, कैसे बचा लें, कि आकर नए बाइंड भी करने लगे, 10-20 टूटने लगे, बदले में 20 आ गए वापस, तो वो रेस्क्यू कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है कैटास्ट्रोफ और रेस्क्यू, इसको डायग्राम से हम समझते हैं। दिस इज कैटास्ट्रोफ एंड रेस्क्यू। कैटास्ट्रोफ इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो पहले ये जो है जीटीपी बाउंड अल्फा हेटेरोडाइमर थे कुछ ऊपर, जो कैप थे और जो है इनवाइट कर रहे थे नए को। क्या हुआ कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस जैसे ही फास्ट हुआ तो नए वाले जो जीटीपी बाउंड थे वो जीटीपी बाउंड रहे नहीं। यहाँ अलग कलर इसीलिए शो किया गया कि जीटीपी बाउंड हेटेरोडाइमर्स है, वो नहीं रहेंगे क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो चुका, तो जीटीपी हट गया, जीटीपी बाउंड है, ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। देखिए श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वापस आकर जुड़ने लगे कुछ, तो वो रेस्क्यू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो रेस्क्यू में लेंथ बढ़ती है, कैटास्ट्रोफ में लेंथ घटती है। कैटास्ट्रोफ का मेन रीजन हाई अमाउंट ऑफ दी जीटीपी हाइड्रोलिसिस है। तो ये डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, कि डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब बढ़ भी सकती है लेंथ और घट भी सकती है। इट इज अबाउट द डायनेमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलिए अब बात करते हैं हम मोटर प्रोटीन्स की, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के। मोटर का मतलब है वो एक तरह का जो है ऑपरेशनल यूनिट, या जो मूव कर सकता हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर पर, ये माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर में सिंगलेट दिखा रहा हूं अभी, 13 ही प्रोटोफिलामेंट का ये बना है। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इन पर वॉक करने वाले, अब वॉक करेंगे तो माइनस या प्लस एंड से कोई रिलेशन नहीं है। अल्फा बीटा इंडिविजुअली अल्फा बीटा से बने हैं, और आप जानते हैं वो प्रोटीन्स हैं। एक प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना होता है, 500 अमाइनो एसिड से अल्फा बीटा डोमेन बनी है। तो कोई भी अमाइनो एसिड कहीं बाइंड करके किसी दूसरे प्रोटीन से उसको अपने ऊपर वॉक करा सकता है। हालांकि जो प्रोटीन वॉक करेगा वो मोटर प्रोटीन कहलाएगा, मोटर प्रोटीन। तो उस प्रोटीन के पास ये टैलेंट होना चाहिए कि एक वॉकिंग कर रहा है तो उसके पास मोटर होनी चाहिए, जो उस पर्टिकुलर साइटोस्केलेटन पर, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल पर, क्योंकि हम अभी माइक्रोट्यूब्यूल के मोटर प्रोटीन बात कर रहे हैं, तो इस पर वॉक करने का उसके पास टैलेंट हो, यानी उसके पास मोटर्स हो। तो मोटर पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगा, और दूसरी तरफ वो रिसेप्टर हो सकते हैं उस पर, जो सिंपली किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। अब बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक्स मान लीजिए, मॉलिक्यूल एक्स इस माइक्रोट्यूब्यूल पर वॉक कर रहा है, किसकी मदद से, मोटर प्रोटीन की मदद से। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप लिख सकते हैं कि काइनेसिन वॉकिंग ऑन दी माइक्रोट्यूब्यूल, तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो निकल कर आती है जिसमें एग्जैक्टली दिखता है कि कैसे काइनेसिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल पर चल रहा है, और ऊपर उसने कार्गो को लोड किया हुआ है। कार्गो यानी कि एक वेसिकल जिसके अंदर प्रोटीन कोट है, तो ये कार्गो है जिसको वॉक कराया जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल पर। अब दो डायरेक्शन हो सकती है कि ये मोटर प्रोटीन इसको माइनस एंड की तरफ ले जाए और प्लस एंड की तरफ ले जाए। इधर प्लस एंड है, इधर मैंने माइनस एंड शो किया, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस सपोज। तो प्लस एंड डायरेक्टेड, प्लस एंड की तरफ ले जाने वाले मोटर प्रोटीन, और माइनस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन हो सकते हैं। तो मोटर प्रोटीन का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे, वॉक करवाने वाले प्रोटीन, खुद वॉक करने वाले प्रोटीन। एक एंड उनका जुड़ता है मॉलिक्यूल से जिसको वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा एंड जुड़ता है ऑफ कोर्स माइक्रोट्यूब्यूल से जिस पर वो चलते हैं, जिसकी वो मदद लेते हैं। तो काइनेसिन जो होते हैं वो प्लस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है, जो प्लस एंड की तरफ मूव कराते हैं मॉलिक्यूल्स को, और डाइनिन्स जो है वो नेगेटिव एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, काइनेसिन्स को भी और डाइनिन्स को भी।
अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, वो वीडियो भी मैंने आपको सजेस्ट किया, आप जरूर देखें। कॉपीराइट इशू होता है, अदरवाइज मैं यही प्ले कर सकता था। तो किसी और का वो वीडियो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि काइनेसिन वॉकिंग ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी गुड वीडियो, यू शुड सी दैट। चलिए काइनेसिन की मैं बात करता हूं। काइनेसिन एक मोटर प्रोटीन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस एंड डायरेक्टेड है, इसका भी सीधा सा मतलब है कि प्लस एंड की तरफ ले जाएंगे। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल, आप खुद समझ सकते हैं कि प्लस एंड डायरेक्टेड मतलब उधर ले जाएगा। बाइंड कहां करेंगे? अल्फा बीटा पेप्टाइड पर बाइंड करेंगे, वही सरफेस है। ये एक बात समझने की कि एटीपीज है। अब देखो कोई प्रोटीन जब वॉक करेगा माइक्रोट्यूब्यूल पर तो उसको एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। वो एक तरह से कदम रख रहा है आगे, फिर जैसे प्लस एंड में जा रहा है तो एक अल्फा बीटा पर, फिर दूसरे अल्फा बीटा, फिर तीसरे अल्फा बीटा पर, तो उसको वर्क करने के लिए एटीपी तो खर्च करने पड़ते हैं। चाहते तो है एनर्जी के लिए जीटीपी भी खर्च कर सकते थे, लेकिन जो है ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। जो काइनेसिन प्रोटीन है ना बेसिकली, वो थोड़ी ना ट्यूबुलिन का बना है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का। याद रखिए अल्फा बीटा ट्यूबुलिन तो जीटीपी से बाइंड करते थे, बट यहां तो एक अलग ही प्रोटीन है काइनेसिन, वो एटीपीएज है, वो एटीपी से बाइंड करता है। तो जब उसकी मोटर डोमेन हम देखेंगे, मोटर डोमेन, तो मोटर डोमेन में एक पार्ट तो माइक्रोट्यूबुल से बाइंड करेगा, दूसरा पार्ट एटीपी को पकड़ के लाएगा कि भैया मुझे एनर्जी दो ताकि मैं माइक्रोट्यूबुल से जुड़ा रह सकूं और काम कर सकूं, इस पर वॉक कर सकूं। ओके, काइनेसिन जो होते हैं, जैसे एग्जांपल, अब काइनेसिन की ना कई फैमिली होती है, 14 फैमिलीज होती हैं। तो एक पर्टिकुलर फैमिली वन, काइनेसिन वन की यहां बात कर रहा है, जो मोस्ट कॉमन है, वो दो हैवी चेन से और दो लाइट चेन से बना है। देखो प्रोटीन है और प्रोटीन की डोमेन से एक तरह से डिवाइड कर दिया कि दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, ठीक है, उनका यूनिट बता दिया गया है। हर एक हैवी चेन, पहली बात तो दो है, तो हर एक हैवी चेन के भी तीन पार्ट होते हैं, मोटर हेड, अल्फा हेलिकल या टेल। मैं आपको देखिए अभी समझाता हूं। ये एक हैवी चेन है, दिस वन। हैवी चेन के ना तीन पार्ट है हर एक हैवी चेन के। पहली बात तो मैंने एक ही ड्रॉ करी हैवी चेन। एक होती है उसकी टेल, बिल्कुल पीछे की तरफ सी टर्मिनल पर। एक होता है उसका स्टॉक, पूरी डंडी ये। और एक होता है उसका हेड। हेड को हम मोटर कहते हैं, ठीक है, हेड को मोटर कहते हैं। हेड में एक चीज तो एटीपी से बाइंड करेगी और एक माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी इधर माइक्रोट्यूब्यूल है, समझे, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, मानो ये माइक्रोट्यूब्यूल। तो अभी मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये इसका हेड, ये टेल और ये स्टॉक बीच में और ये टेल। अच्छा दो हैवी चेन है, चलिए दूसरी लाते हैं, ये दूसरी हैवी चेन है, दिस इज सेकंड हैवी चेन। सेकंड चेन का भी स्टॉक है, पीछे टेल है, सीसी इधर एंड टर्मिनल होता है। तो ये दूसरी हैवी चेन आ गई भाई लोग। अब लाइट चेन भी है। लाइट चेन होती है हेड पे, एक यहां दिखा दूं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसमें दो ही है, ठीक है। और इसकी जो है टेल की तरफ होती है, ये डाइनिन का मैंने दिखाया, इसको मैं रिमूव करता हूं। देखिए इसमें दो ही लाइट चेन होते हैं, तो लाइट चेन है इसमें पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये एक पेप्टाइड हो गया, हैवी चेन दिखा दी हमने, लाइट चेन दिखा दिए हैं। तो इस तरह से इस प्रोटीन का हेड डोमेन जो है उसमें एटीपी से बाइंड करने की कैपेसिटी भी है और खुद माइक्रोट्यूब्यूल से भी। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, और ईच हैवी चेन में तीन जो पार्ट है वो भी हमने देखे। अब इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो मैंने अलग से लिखा भी है कि मोटर हेड डोमेन में क्या है। काइनेसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी, इंडिविजुअली हैवी चेन में ये तीनों चीजें ये हमने देखे कैसे ये हैं। मोटर हेड डोमेन एटीपी से बाइंड करती है और माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करती है। तो मैंने ऐसे दो डोमेन दिखाए थे, एक एटीपी के लिए, एक माइक्रोट्यूब्यूल के लिए। दूसरी हैवी चेन भी, एक एटीपी के लिए, एक माइक्रोट्यूब्यूल के लिए। स्टॉक जो है इंटरकॉइल्ड है, बिल्कुल है, दोनों हैवी चेन के स्टॉक आपस में इंटरकॉइल है। टेल हैव टू लाइट चेन्स एंड टेल बाइंड टू द कार्गो। ये तो देखिए बात, ये टेल है, इधर टेल पर लाइट चेन होती है और कार्गो से, तो सही बात है, इधर ये माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगा तो दूसरी तरफ कार्गो से बाइंड करेगा। तो कार्गो क्या होता है? एक इंट्रासेलुलर वेसिकल प्रोटीन है। दिस इज आई हैव जस्ट रिटन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। इसको आप एक बार पढ़ें वीडियो पॉज करके, आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर है क्या। यहां बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ब्लर है, आई विल जस्ट कन्वे द टर्म्स। ये हेड है बेटे, यहाँ दोनों हैवी चेन ना आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये एक का हेड है, ये दूसरे का हेड है। हेड एटीपी से भी बाइंड करता है और माइक्रोट्यूब्यूल से भी। बीच में एन का मतलब है एन टर्मिनल। ये पूरा हेड है इतना, ये स्टॉक है पूरा इंटरकॉइल्ड है, और ये टेल है, दोनों लाइट चेन है। तो दो हैवी चेन ये पूरी आगे, और ये दो लाइट चेन। इस तरफ कार्गो बाइंड करेगा, तो एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इधर माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगा ना इस तरफ। तो ये बीच में प्रोटीन को मैं यहाँ वर्टिकली दिखा रहा हूं, अभी हॉरिजॉन्टल था,
ये इधर कार्गो से बाइंड कर गया, इधर टेल है, इधर ये हेड है, दोनों दो हैवी चेन्स के, और ये वॉक कर रहा है, प्लस एंड डायरेक्टेड है, प्लस एंड इधर है तो इधर लेकर आ रहा है ये कार्गो का ऐसे। यहां पर एंटेरोग्रेड लिख दिया स्पेसिफिकली। देखो नर्व सेल्स में एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में काफी सारी सेल ऑर्गेनेलीज एक्सॉन की सेल बॉडी से सिनेप्टिक वेसिकल्स की तरफ भी जाती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल से सेल बॉडी की तरफ भी आती हैं, और आने और ले जाने का काम माइक्रोट्यूब्यूल करता है। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे करता है? माइक्रोट्यूब्यूल अपने ऊपर काइनेसिन प्रोटीन को वॉक करवाता है या डाइनिन प्रोटीन को वॉक कराता है। माइनस एंड जनरली सेल बॉडी की तरफ होता है, ठीक है, और इधर सिनेप्टिक की तरफ। केवल ये नर्व सेल्स की बात है भाई, सभी सेल्स में नहीं। तो माइनस से सिनेप्टिक यानी सेल बॉडी से सिनेप्टिक की तरफ जब एक्सॉन्स की तरफ चीजें जा रही हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया जाए, कोई ऑर्गेनेली जाए, कोई वेसिकल जाए, तो उसको ले जाने का काम काइनेसिन करता है, और तब वहां उसको एंटेरोग्रेड पाथवे कहते हैं। एंटेरोग्रेड का मतलब सेल बॉडी से सिनेप्टिक की तरफ। जब सिनेप्टिक से सेल बॉडी में चीजें आएंगी तो ये रेट्रोग्रेड कहलाएगा, क्योंकि सेल बॉडी की तरफ तो माइनस एंड है और उधर प्लस। तो जब प्लस से माइनस आएगा यानी माइनस एंड डायरेक्टेड, तब डाइनिन होते हैं, डाइनिन जो दूसरा था। तो अभी तो हम काइनेसिन पढ़ रहे हैं, डोंट कंफ्यूज। एंटेरोग्रेड का मतलब सेल बॉडी से बाहर की तरफ, सिनेप्टिक की तरफ, या सिंपली कहें तो प्लस एंड डायरेक्टेड। अभी दिखाऊंगा वो डायग्राम भी मैं। तो ये वॉक कर रहे हैं इस पर, इसको अभी होल्ड रखिए, स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं काइनेसिन का। तो देखिए यहाँ पे ये दो तरह के मैंने मॉलिक्यूल्स दिखाए, मोटर प्रोटीन। काइनेसिन जो कि प्लस एंड की तरफ जाते हैं, और डाइनेनिन जो कि माइनस एंड की तरफ जाते हैं। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में प्लस एंड की तरफ जाना यानी सिनेप्टिक वेसिकल्स की तरफ जाना, एक्सोन्स की तरफ जाना काइनेसिन करता है, और एंटेरोग्रेड कहलाता है। एंटेरोग्रेड ये अभी हम डिस्कस करेंगे, एंटेरोग्रेड। और इधर आना रेट्रोग्रेड कहलाता है, माइनस एंड की तरफ। एंटेरोग्रेड में काइनेसिन इन्वॉल्व है। ये एक मोटर प्रोटीन है, देखो ये उसके मोटर डोमेन है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर रहे हैं। ये उसकी टेल है, अभी काइनेसिन को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये उसकी टेल है जो कार्गो से बाइंड करती है, वेसिकल से। डाइनिन में इधर कार्गो बाइंडिंग डोमेन रहेगी, ये टेल है, ये हेड है, हेड जो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करता है। फर्क ये है कि डाइनिन कार्गो से डायरेक्ट बाइंड नहीं करता, बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोटीन डाइनेक्टिन होता है, डाइनेक्टिन। तो ये दोनों प्रोटीन है, काइनेसिन्स और डाइन, जो मोटर प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, एंटेरोग्रेड, ये सब क्या है। मैमल्स में 40 तरह के काइनेसिन है जो 14 फैमिलीज में अरेंज है, ठीक है। उनकी फैमिलीज में ना कुछ एन टाइप फैमिलीज है, कुछ एम टाइप है, कुछ सी टाइप है। वो डिपेंड ये करता है कि मोटर डोमेन किस तरफ है, क्या सी टर्मिनल की तरफ मोटर है, ऐसा एक्सेप्शन है केवल एक, ये काइनेसिन 14। क्या मोटर कहीं बीच में है, जैसे काइनेसिन 13। और ज्यादातर फैमिलीज में जैसे 1 to 12 में मोटर एन टर्मिनल की तरफ होती है, एन टर्मिनल की तरफ। अभी हमने काइनेसिन 1 का स्ट्रक्चर ऊपर देखा था, इसमें देखो मोटर किधर है, एन टर्मिनल की तरफ है। तो ज्यादातर काइनेसिन में एन टर्मिनल की तरफ मोटर होती है, एन टाइप काइनेसिन उन्हें कहते हैं, जैसे कि 1 to 12। एम टाइप जब इंटरमीडिएट या इंटर कैलरी हो, कहीं बीच में इंटरनली हो, नॉट इंटर कैलरी, इंटरनली कहीं मोटर हो कहीं भी, तो उसे हम काइनेसिन 13 कहते हैं। और जो है काइनेसिन 14, 30 कहते नहीं, एग्जांपल है, और काइनेसिन 14 एग्जांपल है सी टाइप का। एक एक्सेप्शन है, ये जरूर याद रखेंगे कि काइनेसिन 5 जो है ये 4 हैवी चेन्स होते हैं इसके पास, और ये बाइपोलर मोटर प्रोटीन है। ये एक साथ 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर सकता है। 2 मोटर तो एक ही माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर रही थी, इसके पास 2 और हैं, तो ये एक साथ 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर सकता है, और इसीलिए इसको बाइपोलर मोटर प्रोटीन हम कहते हैं काइनेसिन 5 को। सिमिलरली डाइन्स, मैंने बताया था ना 2 मोटर प्रोटीन है, देखिए डाइन्स जो है वो नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है, उनका डायग्राम भी हमने देखा था। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में इन्हें रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टर हम कहेंगे, क्योंकि ये सिनेप्टिक या एक्सॉन्स की तरफ से वापस सेल बॉडी की तरफ चीजों को लाती है। ये लार्जेस्ट नॉन मोटर प्रोटीन, इसका साइज बड़ा था, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, और ये फास्ट भी है एज कंपेयर टू काइनेसिन। ये यूजुअली 2 या 3 हैवी चेन की बनी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी है, 2 तो होते ही होते हैं जैसे कि काइनेसिन में थे, बट यहाँ 3 भी होते हैं हैवी चेन कभी कभी, और लाइट चेन का नंबर तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है भाई, यहाँ पर हेड डोमेन हो गया जो एटीपी से भी बाइंड करेगा और माइक्रोट्यूब्यूल से भी बाइंड करेगा। इसको भी एटीपी चाहिए, भी तो मोटर प्रोटीन है भाई। ये माइनस एंड की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ये कार्गो से डायरेक्ट बाइंड नहीं करता, इसको बीच में एक और प्रोटीन चाहिए,
काइनेसिन तो बेचारा टेल की तरफ से डायरेक्ट कार्गो से बाइंड कर लेता है, बट इसको एक और प्रोटीन बीच में चाहिए जिसे हम डाइनेक्टिन कहते हैं। ये मैंने लिखा है देखो, डाइनेक्टिन। डाइनेक्टिन खुद एक अलग प्रोटीन है। चलो पहले तो हम डाइन्स की बात करते हैं। तो डाइन्स का वेरिएबल नंबर है, हैवी चेन्स का भी। हैवी चेन में क्या होती है, एक तो मोटर डोमेन होती है, ये रही मोटर डोमेन, ठीक है, जो लगभग जो है होमो या हेट्रो ट्राइमर भी हो सकती है। अगर 3 चेन होती जैसा कि मैंने बताया तो फिर ट्राइमर होता और तीनों अलग अलग होती। हाँ, अगर होमो डायमर तो दोनों एक जैसी भी हो सकती है और अलग भी हो सकती हैं। ये अपने कार्गो को ट्रांसपोर्ट करती है लेकिन डायरेक्ट कार्गो से बाइंड नहीं करती है, तो लाइट चेन इतना तो है ये डाइनिन, और ऊपर कार्गो है, तो ये बीच में जो हिस्सा है ना, ये डाइनेक्टिन है जो लिंकर है। ये चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये एक स्ट्रक्चर है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस, क्योंकि माइनस सेल बॉडी की तरफ होता है और उधर एक्सॉन का टर्मिनल है या सिनेप्टिक जो सिनेप्स जो है वो है। These transport cargo in the retrograde direction. In the axonal transport cargo from axon to the cell body. मैंने लिखा भी है। Unlike the kinesin, they do not itself carry the cargo, but they require a linker protein, डायनेक्टिन। डायनेक्टिन क्या है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, 11 सब यूनिट्स का बना है। इसका काम क्या है डायनेक्टिन का, एक तरफ कार्गो से बाइंड करो, एक तरफ टेल ऑफ, आई रिपीटिंग, टेल ऑफ डाइनिन से बाइंड करो, ठीक है। तो मोटर से तो बाइंड कर नहीं सकता ना डायरेक्ट, डायनेक्टिन जो बीच में इंटरमीडिएट है। तो डाइन्स जो है, डाइन्स ये भी मोटर प्रोटीन है। डाइन्स लोकेशन के अकॉर्डिंग, पहली बात तो काइनेसिन से डायरेक्शन में अलग है, ये माइनस एंड डायरेक्टेड है। लोकेशन के अकॉर्डिंग ये दो तरह के हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक डाइन्स, सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं ना, साइटोसोल वाले, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल, इन पर चीजों को ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, किधर ले जाएंगे, ये है आपके नेगेटिव एंड डायरेक्टेड प्रोटीन्स, तो वापस नेगेटिव अंदर की तरफ लाएंगे। तो डाइन्स ऐसे ला रहे हैं चीजों को, ये डाइन लेकर आ रहा है, आओ भाई माइनस एंड की तरफ चलते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक डाइन्स है। कुछ डाइन्स एक्सोनीम में होते हैं। एक्सोनीम क्या होता है मैं बताता हूं। ये बेसल बॉडी है, ये फ्लैजिला निकल गया। फ्लैजिला के फिलामेंट को एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम, फिलामेंट कह लो या एक्सोनीम कह लो, तो इस फिलामेंट में डाइन्स हैं। अब जब हम फ्लैजिला पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझ पाओगे, वहां पर भी आएगा। ये मानो फ्लैजिला का एक्सोनीम है, ऊपर से देखने पर यहां से टीएस में ये खुद 9 डबलेट्स से बना हुआ है। डबलेट याद करें, डबलेट माइक्रोट्यूबुल का एग्जांपल फ्लैजिला का फिलामेंट। तो ये मानो एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है, 9 डबलेट से बना हुआ है। 2 डबलेट के बीच में डाइनिन जो है वो एंटर घुसा हुआ होता है। देखो डाइन एक तो साइटोप्लाज्म में है जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन एक डाइनिन वहां भी है उन माइक्रोट्यूबुल्स में, कहा जो केवल फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनके बीच में। और 9 माइक्रोट्यूबुल है तो बीच में 8 डाइन फंसे होंगे, और दूसरा भी साइकिल बन जाएगा तो लगभग 9 डाइन आर्म होंगी। वो वहां क्या कर रहा है भाई डाइन, वहां तो वो कोई मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा। जो एक्सोनिमल डाइन होता है ना, जो फ्लैजिला के अंदर है और 2 माइक्रोट्यूबुल्स के बीच में, वो बेंडिंग ऑफ फ्लैजिला में हेल्प करता है। फ्लैजिला जब बेंड करते हैं तो बेंडिंग के दौरान 2 माइक्रोट्यूबुल, ये तो एक हो गया, ये दूसरा, इनके बीच में स्लाइड होता है खुद। ये बिल्कुल इक्वली अरेंज थे दो, ये एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है, ऐसे 9 है वहां पर, ठीक है। तो ये इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाता है। तो अगर ये इधर नहीं जा पाता तो ये बेंडिंग नहीं होती कभी भी। दोनों इक्वल रहते तो कभी भी बेंड नहीं करता, रिजिड रहता। बेंडिंग कैसे होती है कि यहाँ बीच में, इनके बीच में डाइनिन है, डाइनिन क्या करता है, थोड़ा सा खुद सरक जाएगा, एक ऊपर हो गया, डाइनिन इधर सरक गया, ये ऊपर हो गया। तो डाइनिन बेंडिंग, स्टेबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो एक्सोनिमल डाइनिन एक्सोनीम यानी फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला में पाया जाता है। ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये एक्सॉन जो है नर्व सेल्स का फीचर है, सेल बॉडी से इधर जाना, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल ऐसे है नेगेटिव प्लस, ठीक है। काइनेसिन क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, प्लस एंड डायरेक्टेड है, और माइनस एंड डायरेक्टेड डाइन्स। तो रेट्रोग्रेड में डाइन्स होते हैं, एंटेरोग्रेड में काइनेसिन होते हैं इन द नर्व सेल्स। So it is all about the motor proteins of the microtubule as well as the microtubule. Now we will discuss some drugs that affect the microtubules as well as we will discuss the functions of the microtubules in this video. So ये कुछ ड्रग्स हैं, ये डायरेक्टली सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसको आप याद रख सकते हो कि नोकोडाजोल जो है ये डीपॉलीमराइज करता है माइक्रोट्यूबुल्स को। कैसे कि ये ट्यूबुलिन सब यूनिट्स जो है उनसे बाइंड करता है और उनको आने नहीं देता जो है उन पर प्लस एंड पर, तो ये डीपॉलीमराइज करता है। कॉल्सिन भी एक केमिकल है जो अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर से बाइंड करता है और उनकी पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है। सेम है उसी के जैसा, प्लस एंड पर आने नहीं देगा नए को, तो नए का नहीं आने देगा तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। ये सेल साइकिल को भी अरेस्ट करता है इसी तरह से कि ये हेटेरोडाइमर्स को जो है पॉलीमराइज होने नहीं देता एम फेज में। तो ये उसमें भी पूछा जाता है कि एम फेज को ये इनहिबिट करता है।
कॉल्सिमिड जो है ये भी सेम फंक्शन है कॉल्सिन के जैसा। टेक्सोल वैसे तो एक एंटी कैंसरस ड्रग भी है, बट यहाँ पर कैसे अफेक्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल को कि अल्फा बीटा हाइड्रोडायमर्स और जो है उनसे बाइंड करता है और उनकी भी पॉलीमराइजेशन वो प्रिवेंट करता है। अच्छा, टेक्सोल जो है डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है भाई। जो टेक्सोल है वो नेगेटिव एंड पर बाइंड करता है ना कि प्लस एंड पर, तो यहाँ ये बाइंड करके यहाँ से हटने नहीं देता अल्फा बीटा को, तो इस तरफ से डीपॉलीमराइजेशन को ये प्रिवेंट करता है। विनब्लास्टिन आप पढ़ सकते हैं, ये भी पॉलीमराइजेशन को बचाता है। कैसे कि बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड कर लेता है और नए को आने नहीं देता, ठीक है। और विनक्रिस्टिन ये फ्री अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करेगा और उनका पॉलीमराइजेशन को भी नहीं होने देगा। जो बाहर साइटोप्लाज्म में थे जीटीपी बाउंड, उनको विनक्रिस्टिन रोकता है आगे जाने से। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। तो इतना सब पढ़ने के बाद फंक्शंस हमें वैसे ही पता चल गए, सेंट्रोसोम है, फ्लैजिला है, तो क्विकली मैं उनको रिकॉल कर देता हूं। सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ये तो हर एक साइटोस्केलेटन का रोल है। क्रॉस लिंक करते हैं एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ ताकि साइटोस्केलेटन बना रहे। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे सीलिया, फ्लैजिला, फिलामेंट, ये सब वो बनाते हैं, हमने देख लिया। बेसल बॉडी है, फ्लैजिला, ये सब। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्गो, वही बात की जा रहे हैं चीज एक दूसरे यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से भी। ऑर्गेनेलीज और जो है उनके सिक्रेटरी है, उसी से लिंक है। खुद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर माइक्रोट्यूब्यूल की ही मदद से जाते हैं। इंट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल असेंबली, ठीक है, जैसे अंदर ही अंदर मैक्रोमोल के साथ असेंबली कौन कराएगा इनकी, मोटर प्रोटीन कराएंगे, काइनेसिन या डाइनिन। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट हालांकि साइटोकाइनेसिस करता है, बट इंडिविजुअली माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर बनाकर, और क्रोमोसोम्स को अपार्ट करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मेनली स्ट्रक्चर देना, फ्लैजिला बनाना, लोकोमोशन करना एंड ऑल दैट। सो इट इज अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन द अपकमिंग वीडियो, द नेक्स्ट पार्ट, we will discuss the structures of the centriole and the cilia and flagella. Although they are based on the concept of the microtubule, but they are a separate topic. Cilia क्या होते हैं, flagella क्या होते हैं, और centrosome क्या होता है of the animal cells, that we will discuss in the next video. This is all about the microtubule, which is very important for the examination point of view as well as the CSI and NET. So thank you very much. Have a good time.